वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कशन है हमारा मेजरमेंट। और मेजरमेंट में मैं एमीटर और वोल्टमीटर को देखूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने सीरीज देखा था उसमें अब थर्ड वन टॉपिक पे मैं आ गया हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इस पैटर्न पे थर्ड टॉपिक पे हमें है ना। तो चलिए हम थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। इस लेक्चर में मैं क्या क्या देखूंगा, इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक फैक्ट्स। उसके बाद इसके नीचे लिखा हूं पीएमएमसी, एडी टैप एंड एमआई टैप, ये दोनों के नीचे लिखा हूं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको लास्ट में लिंक करूंगा मैं, ठीक है ना, इसको मैं आखिरी में लिंक करूंगा। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या देखना है, इसको लिंक करना। दूसरा, इसके बारे में कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे पॉइंट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दूसरा, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिए ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, खाली देख के भी किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो पहले मैंने लिया है एमीटर अपने चैप्टर थर्ड के लिए, और यहाँ पे लिया हूँ वोल्टमीटर। ये दोनों ग्राफ है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का इंस्ट्रूमेंट मैंने बना रखा है फिलहाल इमेज के थ्रू, है ना। एक एमीटर है, ये V4 वोल्टमीटर है। अब इसमें देखिए जो हमारा एमीटर और वोल्टमीटर जो है इनका क्या मैकेनिज्म, किस तरीके से काम कर रहा था, पहले इसके बारे में आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो मैं बनाया हूं अभी फिलहाल, इस चीज को ऐसे देखिए आप लोग। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरीके से इसके ऊपर स्केल है ना, सेम उसी स्केल को मैंने लिखा है ना। और इंस्ट्रूमेंट में ये जो हिल रहा है आप देख रहे हो, मैं इसको निकाल के एक बार दिखाऊं। आई होप इसको आप क्लियरली समझ पाओगे अच्छे से। बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी लाऊंगा मैं। यहाँ देखिए ये है पॉइंटर जो मूव कर रहा है लगातार, उसी पॉइंटर को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। इसी पॉइंटर को हमने दिखाया है। ये ऊपर वाला कहलाता है स्केल, ये है ऊपर वाला हमारा क्या है, स्केल है इसका। ये वोल्टमीटर है, चूंकि ये वोल्टमीटर, अमीटर भी ऐसा बनता है तो अमीटर। और इसके अंदर काफी अंदर के मैकेनिज्म है जिसको हम लास्ट आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं हमारे। चलिए मैं इसको दिखाता हूं आगे, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा आगे। चलिए मैं इसको बात कर देता हूं यहाँ पे एमीटर के रिगार्डिंग। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में रेगुलर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं। एमीटर करंट को मेजर करता है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज को। नेक्स्ट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। और वो सीरीज में कैसे, ये देखिए अभी मैं इसको लगाऊंगा। अगर ये सोर्स है और ये लोड है, बल्ब कोई हमारा क्या है, लोड है। इस बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसे आपके घर में 100 वाट का बल्ब है तो वो प्योर रेजिस्टिव बल्ब होता था, है ना। अब तो CFL आ गया है, इसमें रेजिस्टिव के साथ साथ काफी चीजें इंक्लूड होती है, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्यों होती है, क्योंकि पावर कंजम्पशन कम करता है और उसके अलग अलग फेनोमेना है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब में, है ना। चलिए, तो यहां देखिए जैसे इस लोड का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इस लोड का, ठीक है। तो ये सोर्स से कनेक्ट है, ये ग्लो कर रहा होगा, जल रहा होगा। अब इसमें ये कितना करंट खा रहा है, इसको मापने के लिए हमेशा इस एमीटर के सीरीज में क्या लगाते हैं, एमीटर। यानी मैं अगर बात करूं ये एमीटर की, तो ये इसके सीरीज में लगे जाएगा, यहाँ पे इसके सीरीज में लगेगा ये एमीटर, क्लियर। ये अगर ये एमीटर होता तो फिलहाल तो ये वोल्टमीटर है, ये इसके सीरीज में लगता, जैसे ही लगता ये बता देता कि कितना एम्पीयर कंज्यूम कर रहा है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्लियर। तो यहाँ नेक्स्ट है ये वोल्टमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब अगर कोई बल्ब होता, ये देखिए कोई ये सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से ये लोड कनेक्ट है, इसमें करंट जा रहा होगा, नो डाउट, इसमें करंट आई जा रहा होगा। और ये इसका भी कुछ ना कुछ इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा RL, ठीक है ना। और ये भी ग्लो कर रहा होगा, नो डाउट। अगर कोई कहता है इसके वोल्टेज को मापना है कि वो बल्ब कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली कभी भी इसको कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर को कहां कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। यानी जब भी करेंगे इसका 2 वायर लेंगे, ये देखिए इसके पीछे 2 वायर है, ठीक है। इसको इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, एक वायर इधर से एक इधर से। अब ये बता देगा कि इन दोनों के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज को खा रहा है, क्लियर ना। और बात है वो अलग है कि अभी ये उतना ही वोल्टेज खा रहा होगा जितना कि ये सोर्स दे रहा हो। क्यों, क्योंकि ये सोर्स भी इन दोनों वायर के क्या है, पैरेलल में है। तो ये सोर्स का वोल्टेज भी बता देगा, इसका वोल्टेज, सिर्फ इस कंडीशन के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वोल्टमीटर से यहाँ पे मापेंगे, तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में। चलिए थर्ड वन पॉइंट कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम। कॉन्सेप्चुअल से समझिए इस चीज को कैसे। मान लीजिए ये मेरे पास एमीटर नहीं लगा था, तो ये और ऑब्वियसली करंट को कंज्यूम कर रहा था, करंट ले रहा था, यहां से पास कर रहा था।
तो अगर मैं यहां से नहीं माप पा रहा हूं, मीटर के थ्रू मापूंगा, तो मैं चाहूंगा ऐसा मीटर लगाऊं जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, करंट लोड से इसको लगाने से पहले भी उतना ही जाए जितना कि इसको लगाने के बाद जाए। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में अगर ये एमीटर होता तो इस एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इतना कम होता, नहीं के बराबर, जो सारे करंट को क्या करता, गुजार देता। इसका मतलब है इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग नियर क्लोज टू क्या होना चाहिए जी, जीरो। लगभग क्या होना चाहिए, जीरो, ताकि इस लोड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक ना, इस बने हुए सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए जरूरी है ये कैसा हो, शॉर्टेड पाथ ही हो, मतलब करंट भी माप दे और एज ए शॉर्टेड पाथ ही हो। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लगभग जीरो के करीब। तो हमने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, दैट इज प्रैक्टिकली अगर बात करें तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रैक्टिकली जीरो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आइडियल के लिए कंडीशन होता है, आप कोई भी वायर यूज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली तो लो कह सकते हैं, लेकिन कोई पूछा आइडियली कितना होना चाहिए, तो आइडियली जो होना चाहिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किसी एमीटर का, जीरो। अब कंफ्यूज क्या करता है, किसी एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो होना चाहिए, फिर से समझिए, किसी एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर यही चीजें करंट सोर्स पे चले जाएं तो करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, अगर कोई बोलता है करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है करंट सोर्स का, वो क्या होता है जी, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। लेकिन एमीटर जो करंट को मापता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो। आइडियली प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, जितना करंट इसको लगाने से पहले जा रहा था उतना ही लगाने के बाद भी जाए। क्लियर यहां तक। अब ये मेरा वोल्टमीटर है, यहां पर चलिए थर्ड पॉइंट, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी है। ये कहता है जब इसके वैल्यू को मापोगे, जब वोल्टेज को मापने जाओगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और आइडियली इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा। अब कोई कहता है कि सर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा क्यों बोलते हैं, आइडियली इनफाइनाइट क्यों कहते हैं, प्रैक्टिकली भी इनफाइनाइट क्यों नहीं। देखिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो नहीं सकता। कैसे कि आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, फिर भी उसका एक फाइनाइट वैल्यू है कि आपने कितना जोड़ा, उसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना भी अगर आप कहते हो तो वो कंसिडरेबल एक अमाउंट है जिसको आपने जोड़ा, और जिसको आपने जोड़ लिया, जिसको आपने काउंट कर लिया, जिसको आपने पता कर लिया कि कितना ओम लगा हुआ है, तो वो कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये आइडियली हो सकता है कि हम मानते हैं कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब समझिए इस चीज को, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी है, आइडियली हम कहते हैं इसका इनफाइनाइट। इसका मतलब है, यहां से समझा जाए अगर इस चीजों को, देखिए इसका मतलब है अगर इसको हमने नहीं मापा, हमको वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे कंडीशन में करंट जाएगा आराम से, यहां ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, चाहे जितना भी ड्रॉप हो रहा है हमको नहीं पता, पर यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मुझे नहीं पता। अब पता तो तभी चलेगा जब इंस्ट्रूमेंट में लगाऊंगा, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट को लगाऊंगा। अगर इंस्ट्रूमेंट को लगाऊं, अब समझिए, तो हमारा क्या चाहत होती है कि अगर इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में लगाऊं तो वैसे कंडीशन में सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और अपने को पता भी चल जाए। अब समझिए, तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहां पे वोल्टमीटर तो लगा देते हैं, ये वोल्टेज भी मापता है, लेकिन हम चाहते हैं इससे होके कोई धारा प्रवाहित ना हो, इससे होके गुजरने वाला करंट हमेशा क्या हो, जीरो। वोल्टमीटर से होके गुजरने वाला वोल्टेज करंट हमेशा क्या हो, जीरो। तो करंट को जीरो तभी किया जा सकता है जब यहां का रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा कर दो। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस का मान इतना ज्यादा कर दीजिए कि इधर से करंट जाने के लिए सोचे ही नहीं। इसका मतलब लोड का रेजिस्टेंस इसके सामने हमेशा कम ही दिखे। लोड का रेजिस्टेंस इसके सामने, वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध के सामने, इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने ये हमेशा कम दिखे, ताकि करंट टोटल किधर से गुजर जाए, इधर से करंट गुजरने का सोचे भी नहीं। क्लियर। तो इसीलिए हम हमेशा किसमें जोड़ते हैं जी, पैरेलल में। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब समझिए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली जो यहां से करंट जाने से रोक दे, यहां करंट जाने से रोक दे। अगर यहां करंट जाने से रोक नहीं पाएगा
तो इंस्ट्रूमेंट में एरर इसी के लिए होता है, जो एरर एनालिसिस पढ़ते हैं ना, क्योंकि कोई चीज प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा जीरो ही करंट जाए, कुछ भी ना जाए, कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आई जाता ही जाता है, तो उसी के कारण किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है। आगे हम पढ़ेंगे लोडिंग इफेक्ट क्या होता है एरर एनालिसिस में, तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें। तो क्लियर है, यहां भी रेजिस्टेंस जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम बहुत कम होता है, आइडियली जीरो, प्रैक्टिकली बोलते हैं बहुत कम। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हम जब भी मापते हैं तो आपको क्वेश्चन के अंदर भी जब भी दिया जाता है वो आइडियल एमीटर की ही बात करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर, ए वायर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल। कभी भी कहता है कि अगर किसी एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो उसके हमेशा पैरेलल में रखिए। समझिए क्या बात कर रहा है। ये एमीटर मान लीजिए मेरा एमीटर ही होता है, ऐसे ही वोल्टमीटर रहता है, ऐसे ही एमीटर भी डिजाइन करते हैं। तो बोलता है कि रेंज अगर बढ़ाना है, रेंज बढ़ाने का क्या मतलब है, अगर ये अभी 5 एम्पियर का है और इसी में मापना था अपने को कितना 10 एम्पियर, इसी में मापना है कितना जी अप टू 10 एम्पियर, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर डबल का, यानी यही इंस्ट्रूमेंट है और इसी में अपने को माप देना है डबल अगर माप देना है यानी 10 एम्पियर, ये कैसे हो सकता है। तो यहां पे ही एक चीज काम करता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, है ना, कितने से मल्टीप्लायर हो जाए वो चीजों को मापने के लिए। तो रेंज एक्सटेंशन करने के लिए एमीटर का वायर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। अब समझिए इसकी कैपेसिटी तो कभी है ही नहीं 5 एम्पियर से ज्यादा को बियर करने की, ये 5 एम्पियर से ज्यादा बियर कर नहीं सकता, ठीक है। ये एमीटर अगर लगा होता है तो 5 एम्पियर से ज्यादा बियर नहीं कर सकता। अब सोचो इसी से 10 एम्पियर भी मेजर करवाना है और 5 एम्पियर की कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करंट आपको कहां से गुजरवाना पड़ेगा, 5 एम्पियर इधर से भी गुजरवाना पड़ेगा। क्लियर, 5 एम्पियर आपको इधर से गुजरवाना पड़ेगा। अगर 10 एम्पियर आपको मापना है और 5 का इंस्ट्रूमेंट है तो 5 कहीं कहीं इधर से गुजरवा देना पड़ेगा और 5 इधर से जाएगा, तो टोटल यहां से कितना आने लगेगा जी 10 एम्पियर। क्लियर, ऐसे कंडीशन में आपको कभी भी कनेक्ट करेंगे, इसी के सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट तो इसी से होगा जी, गुजरेगा तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा किस में जोड़ेंगे जी पैरेलल में। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, पैरेलल में कनेक्ट होता है और कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम करेंगे। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे और बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लियर है, हमेशा किस में जोड़ना है शंट में, पैरेलल में, ठीक है। अगर किसी का रेंज एक्सटेंशन करना है, यहां भी हम वोल्टेज के लिए कितना लिया हूं 5 वोल्ट का, अगर मान लीजिए यहां 10 वोल्ट होता, 5 वोल्ट का लेके चले गए तो वो तो हमारा डैमेज कर देगा ना, इंस्ट्रूमेंट को डैमेज करेगा। ऐसे कंडीशन में मुझे कैसा इंस्ट्रूमेंट ले जाना पड़ेगा 10 वोल्ट का या उससे ज्यादा। ऐसे कंडीशन में उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए मुझे पता है यहां का लोड मान लीजिए ज्यादा है और यहां का एमीटर वोल्टमीटर हम जो ले गए छोटा है। अब जब हमको हाई वोल्टेज मापना है तो इससे करंट ना गुजर जाए तो इसका रेजिस्टेंस हमको हाई रखना पड़ता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हाई। बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर मापने जाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो कम अगर रेजिस्टेंस इसका आंतरिक रहेगा तो क्या होगा, इससे करंट गुजरना शुरू कर देगा, है ना। इसीलिए इस चीज को मतलब और बेहतर बनाने के लिए, हाई रेटिंग को मापने के लिए इसी वोल्टमीटर के सीरीज में और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ताकि ये दोनों मिलके बहुत हेवी हो जाए, ताकि वोल्टेज इन दोनों की वजह ज्यादा भी एपियर हो तो इससे कोई करंट क्या हो नहीं गुजरे। तो हमेशा फॉर रेंज एक्सटेंशन सीरीज वायर इज कनेक्टेड या रेजिस्टेंस कनेक्टेड हमेशा क्या होता है सीरीज में, किसके वोल्टमीटर के सीरीज में। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक चीज और डिस्कस कर दूं मैं, यहां भी कंफ्यूजन होता है। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है जी इनफाइनाइट, लेकिन किसी वोल्टेज सोर्स का अगर कोई वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो लगभग क्या होता है आइडियली 0 है, बहुत कम। ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये किसी वोल्टेज सोर्स के लिए होगा और ये किसी वोल्टमीटर के लिए होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, बच्चे फ्रीक्वेंट कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं करना। जितना पॉइंट बता रहा हूं एक एक लफ्ज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि हर चैप्टर को खत्म होने के बाद हम 100 क्वेश्चंस लगाएंगे तो कहीं किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और हम थ्योरी के भी स्टैंडर्ड को बहुत रखते हैं, जैसे आप सर्किट देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, मेजरमेंट देख रहे हो, सब में एक स्टैंडर्ड रख रहा हूं ताकि चीजें बहुत अच्छा से हो। एक चीज और बता दूं, सर्किट के अंदर मैं कुछ कंटेंट और डालूंगा ट्रांजिएंट, क्योंकि एसएससी जीएम ट्रांजिएंट तो नहीं आते, पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांजिएंट के कुछ लेक्चर मैं जरूर अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो यहां से ये टर्म हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने बोला इसको मैं रिलेट करूंगा इसके साथ पीएमएमसी ईडी टैप एमआई टैप, ये पीएमएमसी ईडी टैप और एमआई टैप, है ना।
अब यहां से समझिए कि इसको रिलेट करने का क्या मतलब, ये एमीटर और वोल्टमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनता है, सिर्फ स्केल दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए किस टाइप का एमीटर है, पीएमएमसी टाइप का या एडी टाइप का या फिर एमआई टाइप का, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपको, सर सिर्फ स्केल देने से कैसे पता चल जाएगा, है ना। तो काफी लॉजिक्स होते हैं, आपको हर एक तरीके से आपके नॉलेज में ये सब चीजें फिट होनी चाहिए, किस तरीके को कैसे किसी क्वेश्चन को किस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले रिलेट करने वाली बात से पहली चीजों को समझ लेते हैं। यहां स्केल इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्केल। अगर हर 1 एम्पियर के गैप के बीच अगर समान स्केल हो, समान डिस्टेंस हो, देखिए समान डिस्टेंस हो, इस टाइप के स्केल को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्केल। कैसा बोला जाता है? यूनिफॉर्म। तो भाई नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होता है इसके 1 एम्पियर के लिए इतना ही गैप और दूसरे के 1 एम्पियर के लिए इतना का गैप दिख जाए। ये 1 एम्पियर यहाँ पे 0 एम्पियर है, यहाँ 1 एम्पियर है, उसके बाद 1 एम्पियर के लिए इतना गैप है और यहाँ 1 एम्पियर के लिए इतना ही गैप है, इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म दिख रहा है, ये भी इंस्ट्रूमेंट कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म स्केल पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में ही होता है। यूनिफॉर्म स्केल जो होता है पीएमएमसी टाइप स्केल में ही होता है, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में ही होता है। इसका मतलब है खाली ये देख के भी, स्केल देख के भी हम बता सकते हैं ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जी, पीएमएमसी टाइप का बना होगा। अब कोई कहेगा कि ये पीएमएमसी क्या है, ये तो पढ़ा नहीं, हम तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर मैंने शुरू क्लास में बोला था कि ये 3 तरीके से होते हैं। एमीटर जब हम इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे आपसे, यानी जिसमें हमने सिलेबस कंसीडर किया था, ये इस तरीके से देख लीजिए आप, है ना, जिसमें हमने सिलेबस कंसीडर किया था, उसमें मैंने आपसे बोला था पीएमएमसी टाइप, ईडी टाइप, ये एमीटर इस पीएमएमसी के बनते हैं, एमीटर एमआई के बनते हैं, एमीटर एडी टाइप के बनते हैं। मैकेनिज्म के आधार पे, यानी किस तरीके से ये टॉर्क डेवलप कर रहा है, उसके आधार पे इसको हम अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। एग्जाम के लिए पीएमएमसी, एडी टाइप और एमआई टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। एडी टाइप का वाटमीटर भी बनता है, हमने उस इंट्रोडक्शन में बताया था। अब एक चीज और, यहां से देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है ना आपका, ये जो मूव कर रहा है, आप लोग थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, पॉइंटर, यही इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये है देखिए, इसलिए पॉइंटर लिख दिया हूं। और एक मैकेनिज्म और दिखा दूं कुछ चीजें, हालांकि आगे ये आएगा। ये देखिए नेक्स्ट, ये जो है पॉइंटर है, उसके बाद यहां देखिए अगर किसी को दिख रहा होगा तो शायद ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, ये स्प्रिंग है, देखिए एकदम पतला सा, जिसका कनेक्शन इस तरह से है, वायर यहां कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर डायोड भी कनेक्ट कर दिया है। इसके फीचर्स को मैं बताऊंगा, जबकि डायोड कनेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई चीजें मेजर करने के लिए आपके पास सिर्फ एसी सोर्स अवेलेबल हो, तो पीएमएमसी में भी आपको रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है ताकि वो एसी को भी मेजर कर दे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्केल है, इसके स्केल यूनिफॉर्म है, इसका मतलब पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर रेक्टिफायर का यूज कर दिया गया, क्यों? क्योंकि पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमेशा डीसी को भी मेजर करता है और एसी भी मेजर करना है, तो जरूर उसके अंदर रेक्टिफिकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैं सर अनअकैडमी, जी अनअकैडमी मैं पहले पढ़ाता था 2019 में, अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक कर रखा हूं अनअकैडमी। मैं जल्दी अगर कभी ज्वाइन करता हूं तो आपको वहां से बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे बहुत सारा चीज मिलेगा। जल्दी डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज दे दूंगा। टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो कहीं से भी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर पेमेंट करना पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन जहां तक बिचौलिया बीच में बन जाते हैं ना, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच, वो धना सेट बन जाता है और एक टीचर और स्टूडेंट दोनों ऐसे ही रह जाते हैं। वो गैप जो है मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। चाहता हूं कि डायरेक्ट टीचर का कनेक्शन स्टूडेंट से हो। आप लोग बिना किसी टेंशन के आप लोग बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक एक चीज को ना सिर्फ प्रैक्टिकली मतलब आपके दिमाग में उतारने की मेरी पूरी कोशिश होती है। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ता है करता हूं। मैं गारंटी के साथ बताता हूं, कोई टीचर 30 मिनट में बोर्ड पे पढ़ा के चला जाता है और 1 घंटा बाद उसका वीडियो आ जाता है, लेकिन मुझे 30 मिनट की वीडियो कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए जो लेक्चर में देता हूं, एनिमेशन, उसके बाद एडिटिंग या हर चीज, उसको 30 मिनट के वीडियो को करने के लिए मुझे 4 घंटा लगता है। लेकिन मैं फिर भी डटा हूं, वीडियो थोड़ा डिले कर सकता हूं, पर मैं क्वांटिटी और क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। जो भी सिलेबस है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी पीडीएफ देना पड़े, मैं हर आपके लिए अवेलेबल करता हूं। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर होगा पीएमएमसी का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।